चिकन न्यूज़ में आपका स्वागत है। जीवन में हमेशा ऐसी चमत्कारी और रहस्यमयी कहानियां होती रहती है जिन्हें वैज्ञानिक भी नहीं समझा सकते। वे चीज़ें हमारे चारों ओर हर दिन हर घंटे घटित हो रही हैं। समय बर्बाद न हो इसलिए हम अभी उन रहस्यों के बारे में बताएंगे। रूस पश्चिम का स्वागत करने के लिए तैयार है। क्रेमलिन के एक प्रवक्ता ने घोषणा की है कि पश्चिमी देशों के विरोधी मोर्चे में शामिल होने के बाद यूक्रेन में सैन्य संघर्ष पूर्ण पैमाने पर युद्ध में बदल रहा है। आर्गुमेंटी आईफैक्टी अखबार के साथ आज एक साक्षात्कार में क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने पुष्टि की कि मॉस्को यूक्रेनी सेना को अपने लोगों या रूसी क्षेत्र के नागरिकों के लिए कोई खतरा पैदा करने से रोकने का लक्ष्य निर्धारित करना जारी रखेगा। श्री पेस्कोव ने इस बात भी जोर दिया कि रूस वर्तमान में डोनेत्स्क, लुहांस्क, खेरसोन और जापोरिजिया सहित 4 अतिरिक्त संघीय विषयों की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है, जिन्हें अक्टूबर 2022 से रूस में शामिल कर लिया गया है। हम रूस युद्ध की स्थिति में हैं। हालांकि ये शुरू में एक विशेष सैन्य अभियान के रूप में शुरू हुआ था। जब पश्चिम ने यूक्रेन की ओर से संघर्ष में प्रवेश किया तो यह हमारे लिए एक युद्ध बन गया, श्री पेस्कोव ने समझाया। बाद में पत्रकारों के साथ एक टेलीफोन एक्सचेंज में श्री पेस्कोव ने कहा कि इस तथ्य के बावजूद कि यह स्थापित हो गया था कि संघर्ष एक युद्ध बन गया था, रूस में कानूनी तौर पर इसे अभी भी एक विशेष सैन्य अभियान माना जाता है और उस संबंध में कुछ भी नहीं बदला है। रूसी रक्षा मंत्रालय ने हाल ही में बताया कि जब से मॉस्को ने फरवरी 2022 के अंत में सीमा पार अपना विशेष सैन्य अभियान शुरू किया है, तब से 30,000 से अधिक विदेशियों ने कीव की सेनाओं के लिए लड़ाई में भाग लिया है। इन लोगों में से जिन्हें मॉस्को भाड़े के सैनिक कहता है, 5,662 से अधिक लोग मारे गए। उनमें से अधिकांश पोलैंड, जॉर्जिया, अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड, रोमानिया, जर्मनी और फ्रांस से उत्पन्न हुए हैं। रूसी विदेशी खुफिया सेवा के प्रमुख सर्गेई नारिश्किन ने फ्रांस पर लगभग 2 सैनिकों को भेजने की योजना के साथ यूक्रेन में सेना तैनात करने की तैयारी करने का आरोप लगाया। उन्होंने चेतावनी दी कि इस तरह की कार्रवाई से रूस और नाटो के बीच सीधा टकराव हो सकता है, जिससे बड़े विश्व युद्ध की संभावना पैदा हो सकती है। सूत्र के अनुसार भी रूसी रक्षा मंत्रालय ने 3 टन वजनी अत्यधिक विनाशकारी बम थ्रथाज हवाई बम का बड़े पैमाने पर उत्पादन शुरू करने की घोषणा की है। स्पुतनिक समाचार एजेंसी के हवाले से की गई घोषणा के अनुसार रूसी रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु को बताया गया कि फैबी फाइस्टर्ड हवाई बमों का उत्पादन कई गुना बढ़ गया है। साथ ही फैफ बी 100 बमों का उत्पादन भी कई गुना बढ़ गया है। इस साल फरवरी से फैफ 3000 बमों का बड़े पैमाने पर उत्पादन भी लागू किया गया है। फैफ 3000 बम को औद्योगिक सुविधाओं, जल विद्युत बांधों और भूमिगत संरचनाओं पर हमला करने के लिए डिजाइन किया गया है। लंदन 46 में पेश किए गए इस बम का वजन 3 टन है और इसमें 1.4 टन विस्फोटक हैं। इसके अलावा रूसी रक्षा मंत्रालय ने तोपखाने के गोले के उत्पादन के विस्तार की भी घोषणा की। डूरस 3 के बाद से रूस का आधुनिक तोपखाने और हवाई गोला बारूद का उत्पादन 5 गुना बढ़ गया है। वर्तमान में रूस मुख्य रूप से हनफमडाडुमिमी और ऑन्टवाजिडुमिमी तोपखाने के गोले का उत्पादन करता है। रॉयटर्स के अनुसार तोपखाने के गोले के उत्पादन के क्षेत्र में रूस का प्रभुत्व यूक्रेन में संघर्ष के पाठ्यक्रम को प्रभावित कर सकता है, जो मुख्य रूप से हमले के लिए तोपखाने और ड्रोन का उपयोग करता है। इससे पहले मार्च की शुरुआत में CNN के अनुसार अज्ञात पश्चिमी खुफिया सूत्रों ने कहा था कि रूस अमेरिका और यूरोप के संयुक्त उत्पादन की तुलना में लगभग 3 गुना अधिक तोपखाने के गोले का उत्पादन कर रहा था। रूस ने फरवरी 2022 में यूक्रेन में एक विशेष सैन्य अभियान शुरू किया और वर्तमान में यूक्रेन के लगभग कैम्पर क्षेत्र पर उसका नियंत्रण है। जर्मन वायुसेना ने राष्ट्रीय रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने के लिए अमेरिका से सर्टिफाइड जैसम ER क्रूज मिसाइलों का ऑर्डर देने का निर्णय लिया है, जिनकी कुल कीमत 8.7 बिलियन यूएस तक है। ये जानकारी तब सामने आई जब जर्मन रक्षा मंत्री बोरिस पिस्टो ने घोषणा की कि बर्लिन युद्ध की तैयारी सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय सेना के लिए बजट और संसाधनों में तेजी से वृद्धि करेगा। जर्मनी का यह कदम भविष्य में रूस और नाटो के बीच संघर्ष छिड़ने के खतरे की चिंताओं के बाद आया है, जिसके अगले 5 से 8 वर्षों में होने का अनुमान है। हालांकि यह अभी भी स्पष्ट नहीं है कि क्या बर्लिन ने अमेरिकी मिसाइलों को रिजर्व के रूप में या अन्य मिसाइलों के प्रतिस्थापन के रूप में ऑर्डर किया था, जिन्हें दूसरे देश में भेजा जाएगा। इससे पहले जर्मन मंत्री स्कोल्स ने टॉर्स मिसाइलों को यूके में स्थानांतरित करने के बारे में ब्रिटेन के साथ बातचीत की थी, जिसके बाद लंदन स्टॉर्म शैडो मिसाइलों को यूक्रेन में स्थानांतरित करेगा। यह कदम जर्मनी को अप्रत्यक्ष रूप से टॉर्स को कीव में स्थानांतरित करने के संबंध में प्रधानमंत्री स्कोल्स की लाल रेखा का उल्लंघन किए बिना यूक्रेन को अधिक लंबी दूरी की मिसाइलों की आपूर्ति करने की अनुमति देता है। जैसम ER एक हवा से प्रक्षेपित की जाने वाली क्रूज मिसाइल है, जो 150 किलोग्राम वारहेड से सुसज्जित है, जिसे अमेरिकी निगम लॉकहीड मार्टिन द्वारा विकसित किया गया है। इस मिसाइल का उपयोग 2009 से अमेरिकी वायुसेना द्वारा किया जा रहा है और इसे फिनलैंड, पोलैंड और हेस्ट्रिया में सेनाओं को भेजा गया है।
JASSM-ER का एक संस्करण पहली बार 2008 में सीरिया में युद्ध में तैनात किया गया था। बिल के अनुसार अगर जर्मनी भेजा जाता है तो JASSM-ER मिसाइल संभवतः F-35 लड़ाकू विमानों से लैस होगी और भविष्य में डच और जापानी सेनाओं द्वारा तैनात की जा सकती है। हालांकि अब तक जर्मन रक्षा मंत्रालय ने इस जानकारी पर आधिकारिक तौर पर कोई टिप्पणी नहीं की है। रूस में भयानक आतंकवाद। उत्तर पश्चिम मॉस्को के क्रॉक्स सिटी हॉल में हुए एक भीषण हमले में कम से कम 40 लोग लापता हैं और 145 अन्य घायल हो गए हैं। आतंकवादी संगठन इस्लामिक स्टेट से जुड़े छद्मवेशी बंदूकधारियों ने संगीत प्रदर्शन का आनंद ले रही भीड़ पर गोलियां चला दीं। रॉयटर्स से मिली जानकारी के मुताबिक 22 मार्च की शाम को रॉक ग्रुप पिकनिक के प्रदर्शन से पहले कम से कम 22 हथियारबंद लोगों ने इस कार्यक्रम पर हमला कर दिया। रूसी मीडिया ने कहा कि हमले के समय इमारत में लगभग 600 लोग थे। वीडियो में गोलियों की आवाज सुनकर भीड़ इमारत से बाहर निकल रही है, जिससे हर कोई घबरा गया है। अन्य छवियों में पीड़ितों को खून से लथपथ बेहोश पड़ा हुआ दिखाया गया है, जबकि जीवित बचे लोग भागने के लिए दौड़ रहे हैं। रूसी संघीय सुरक्षा सेवा FSB के एक प्रवक्ता ने कहा कि कम से कम 40 लोग मारे गए और 105 अन्य घायल हो गए। इस घटना को दूदसौर के बेसलान स्कूल की घेराबंदी के बाद से रूस में सबसे भयानक हमलों में से एक माना जाता है। आतंकी समूह IS ने अपने टेलीग्राम चैनल पर एक पोस्ट के जरिए इस हमले की जिम्मेदारी ली है। रूसी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया ज़खारोवा ने घटना की कड़ी निंदा की और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से एकजुटता का आह्वान किया। अमेरिका, यूरोप और अरब देशों सहित दुनिया भर के देशों ने शोक व्यक्त किया और रूस के प्रति संवेदना व्यक्त की। हालांकि यूक्रेनी राष्ट्रपति के सलाहकार माइखाइलो पोडोल्याक ने इस हमले में कीव की किसी भी संलिप्तता से इनकार किया है। चीन और भारत के बीच नया गर्म स्थान। चीन की सीमा से लगी हिमालय के माध्यम से सुरंग। भारत और चीन के बीच सीमा पर हिमालय के माध्यम से एक नई सुरंग दोनों देशों के बीच चल रहे विवाद का नवीनतम मुद्दा बन गई है। सेला सुरंग, जिसका हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया था, को एक इंजीनियरिंग उपलब्धि माना जाता है, जिसमें लगभग 3069 मीटर की ऊंचाई पर हिमालय में प्रवेश करने की क्षमता है। यह न केवल एक महत्वपूर्ण सैन्य बुनियादी ढांचा परियोजना है, बल्कि भारत को अपनी रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने की भी उम्मीद है, खासकर कठोर सीमा क्षेत्रों तक पहुंच में। यह सुरंग असम राज्य से अरुणाचल प्रदेश राज्य के तवांग तक जाती है, जो विवादित क्षेत्र में भारतीय क्षेत्र के विकास को बढ़ाने के नई दिल्ली के प्रयासों का भी हिस्सा है। तिब्बत और चीन के साथ दूरी कम करने के अलावा सेला सुरंग भारतीय सेना को कठोर मौसम की स्थिति में अधिक लचीले ढंग से काम करने में मदद करने का भी वादा करती है। हालांकि इस सुरंग के निर्माण का मतलब दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ना भी है, खासकर जब इसे भारत और चीन के बीच लंबे समय से चल रहे सीमा विवाद के संदर्भ में रखा गया हो। तनाव को बढ़ने से रोकने और संघर्षों के शांतिपूर्ण समाधान के लिए स्थितियां बनाने के लिए विवेक और रचनात्मक बातचीत की आवश्यकता है। किम जोंग उनकी बहन की जांच करें। उत्तर कोरिया के राष्ट्रपति किम जोंग उनकी छोटी बहन किम यो जोंग ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का ध्यान तब आकर्षित किया जब उन्हें सितंबर 2023 में रूस की यात्रा के दौरान एक काला बैग ले जाते हुए देखा गया। सुरक्षा परिषद की उत्तर कोरिया प्रतिबंध समिति और डायर समूह जांच करेंगे। कोरियाई समाचार एजेंसी योनहाप से मिली जानकारी के अनुसार DTR मार्च को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की उत्तर कोरिया प्रतिबंध समिति और डायर समूह ने यह निर्धारित करने के लिए सहयोग करना शुरू किया कि श्रीमती यो जोंग जिस काले बैग में ले जा रही हैं वह डायर उत्पाद है या नहीं। इससे पहले उत्तर कोरिया प्रतिबंध समिति के विशेष पैनल द्वारा 20 मार्च को प्रकाशित वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार इस समिति और डायर के बीच अक्टूबर और नवंबर 2023 में आदान प्रदान हुआ था। कुछ अंतर्राष्ट्रीय स्रोतों के अनुसार उत्तर कोरियाई मीडिया द्वारा पोस्ट की गई तस्वीरों के आधार पर श्रीमती किम यो जोंग द्वारा लिया गया बैग डायर उत्पाद बताया जा रहा है। डायर की 7 नवंबर की प्रतिक्रिया में कंपनी ने बैग की पहचान सैक लेडी डायर लार्ज क्वीटर वेव कैनेज अल्ट्रामैट नोयर मॉडल के रूप में की, जो 2019 के बाद से इसकी सबसे अधिक बिकने वाली उत्पाद श्रृंखलाओं में से एक है। डायर ने यह भी दावा किया कि यह प्रतिबंध लगाने वाले नियमों का अनुपालन करता है। उत्तर कोरिया को विलासिता के सामानों की बिक्री या हस्तांतरण, लेकिन पुनर्विक्रय के रूप में उत्पादों के हस्तांतरण को पूरी तरह से नियंत्रित नहीं कर सकता। यह जांच उत्तर कोरिया के खिलाफ प्रतिबंधों और प्रतिबंधों के अनुपालन के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के प्रयासों का हिस्सा बनी हुई है। तो हमने अभी जीवन की दिलचस्प बातें खोजी हैं। कहानियां सुनने और नवीनतम वीडियो देखने के लिए यहाँ क्लिक करें और चैनल की सदस्यता लें।